प्रस्तुत कहानी पूर्णतः एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य मात्र शिक्षा प्रदान, प्रेरणा देना एवं मनोरंजन करना है। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि ये कहानी किसी के वास्तविक जीवन से मेल खाती है तो यह मात्र एक संयोग हो सकता है। समाज की किसी भी बुराई का, कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद। हिंदी कहानी मुझे किस गुनाह की सजा मिली। विपिन ने मुझे जोर से धक्का मारा। मैं गिरते गिरते बची। मैंने दीवार का सहारा लेकर किसी तरह खुद को बचा लिया। इतने से उसका दिल नहीं भरा तो मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, विपिन, मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। बहुत मजबूत हूँ मैं। बचपन से लेकर अब तक अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया है मैंने। तुम मुझे क्या मिटाओगे विपिन? तुम हार जाओगे। मेरा तो जन्म ही मेरे अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह था। अपनी पहचान बनाने के लिए जूझती रही हूँ जिंदगी भर। समाज में अपने जन्म को स्वीकार्य बनाने के लिए कि लोग इस बात को मंजूर करें कि मेरा जन्म मेरे माता पिता की भूल हो सकती है, किंतु मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूँ। मैं अर्थात कल्पना एक जीता जागता इंसान हूँ। मेरी भी भावनाएं हैं। मैं भी समाज में, परिवार में इज्जत से रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी एक उलझी हुई रस्सी की तरह हो गई है, जिसे दिन रात मैं सुलझाने में लगी रहती हूँ। असहनीय तकलीफों के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से मिली है कि हर परेशानी से लड़ रही हूँ। इतना कुछ घटा है मेरे जीवन में कि उसे सुनाने लगूँ तो अपनी ज़िंदगी की लंबाई जितना वक्त भी कम पड़ जाएगा। आपको छोटा करके सुनाने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ अपने जन्म से ही। मेरे पिता आर्मी में थे। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी सीधी सादी एक सरल महिला थी। कामकाज में थोड़ी सुस्त थी, लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उनकी पहली संतान, उनका बड़ा बेटा, जब पैदा हुआ तो बड़ी मम्मी की देखभाल करने के लिए उनके दूर के रिश्ते की छोटी बहन प्रिया उसके घर आ गई। उसकी उम्र 19 वर्ष के लगभग थी और वह बीए के प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मौसी देखने में सुंदर और बड़ी ही फुर्तीली, कामकाज में एकदम माहिर और हंस हंस कर बातें तो इतनी मीठी करती थी कि थोड़ी ही देर में सबको अपना सगा बना लेती थी। काफ़ी फैशनेबल और चंचल भी थी। यूँ कहिए कि एकदम पटाखा। आप सोच रहे होंगे कि इन सब में मैं कहाँ हूँ? तो बस साथियों, मेरे आने की नींव पड़ चुकी है। देखते जाइए मेरा अवतार कहाँ होता है। धीरे धीरे वह मौसी घर की ज़रूरत बन गई। कोई भी काम हो तो उनके बिना हो ही नहीं सकता। बेचारी बड़ी मम्मी कामकाज में थोड़ी सुस्त थी, तो मौसी को उन्होंने साल भर अपने पास रख लिया। हाँ, तो बड़ी मम्मी की बहन ने पूरा घर, बच्चा, बड़ी मम्मी को तो संभाल ही था, साथ में अपनी जीजा के हर कार्य को भी अच्छी तरह से संभाल लिया था। बड़ी मम्मी मौसी से बहुत खुश थी। छोटी बहन होने के नाते प्रिया बेटा कहती उनका मुंह नहीं थकता था। कहती, प्रिया तू यहीं सो जा मेरे पास। तुम मेरे आस पास रहती हो तो मुझे बेटी की कोई फिक्र नहीं होती और मैं ठीक से नींद भी ले लेती हूँ। प्रिया ने तसल्ली देते हुए कहा, दीदी आप क्यों परेशान होती हो? बगल वाले कमरे में ही तो सो रही हूँ। आप एक आवाज़ देना, मैं दौड़ के हाजिर हो जाऊंगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया तो मौसी के मम्मी पापा ने मौसी को अपने घर बुला लिया। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन उसके बाद भी बहन के जाने से बड़ी मम्मी को बहुत अकेला अकेला लगता था। इसीलिए मौसी भी जल्दी जल्दी ही अपनी बहन के घर आती रहती थी और जब भी आती तो 2-2 महीने वहीं रह जाती। ऐसे ही 1 साल और बीत गए और बड़ी मम्मी एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तो पापा ने उनसे कहा कि प्रिया को बुला लो, वह बड़ी स्मार्ट है, तुमको और हमारे बेटी को अच्छी तरह से संभाल लेगी। और फिर शरारत से मुस्कुरा कर बोले कि मुझे भी। फिर चतुराई से हंस पड़े। बड़ी मम्मी बेचारी भोली भाली थी। पापा की चालाकी भरे मजाक का मतलब नहीं समझ पाई। उनके पीछे इतने दिनों से क्या खिचड़ी पक रही थी, उनको इसकी भनक भी नहीं थी। पापा और उनकी साली में अच्छी दोस्ती थी, यह तो बड़ी मम्मी समझती थी, किंतु दोनों की निगाहों में एक दूसरे को पसंद करने का भाव वह बेचारी नहीं पढ़ पाई थी। खैर, मौसी फिर अपनी बड़ी बहन के घर आ गई। महीने बीतते गए। बड़ी मम्मी को एक बेटी पैदा हुई।
काम की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मौसी तो मालकिन की तरह पूरे घर को संभाले हुए थी। अब बड़ी मम्मी 2 बच्चों में ज्यादा व्यस्त थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि मौसी और पापा की बातें ज्यादा लंबी होने लगी है। पहले मौसी ज्यादातर बड़ी मम्मी के इर्द गिर्द ही रहती थी, लेकिन अब वह मौका निकालकर पापा की ऑफिस से वापस आने के बाद या छुट्टी के दिन या देर रात तक कभी ड्राइंग रूम में, बालकनी में, छत पर या लॉन में बड़ी देर देर तक पापा के साथ समय बिताती और दोनों खूब हंस हंस कर बातें करते। पापा की एक आवाज पर वह जो काम कर रही होती उसे छोड़कर भागकर पहुंच जाती। कहते हैं ना कि जब शादीशुदा कपल में से कोई एक पार्टनर भी दगा करता है तो दूसरे पार्टनर को उसका आभास हो जाता है। बस यही आभास बड़ी मम्मी को होने लगा था। इसी बीच एक दिन उनके बेटे को डेंगू हो गया। पापा और बड़ी मम्मी दोनों बेटे को लेकर अस्पताल जाने लगे तो बड़ी मम्मी ने कहा कि प्रिया, तो भी चल मेरे साथ, दोनों बच्चे मेरे पास ही रहेंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। लेकिन पापा ने छोटी बेटी के साथ मौसी को घर में ही रोकते हुए कहा कि वहाँ अस्पताल में कहाँ बैठे रहेंगे, पता नहीं कितना वक्त लगे हमें। प्रिया, तुम गुड़िया को लेकर यहीं घर में रहो। इस प्रकार से बड़ी मम्मी और पापा बेटी को लेकर अस्पताल गए। बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल एडमिट करना पड़ा। अस्पताल में काफ़ी दिन लग गए। इधर पापा बीच बीच में घर आते जाते और कुछ घंटों के बाद वापस जाते। यहाँ तक कि कई बार 3-4 घंटे भी घर में लगाकर लौटते थे। तो बड़ी मम्मी परेशान हो जाती और कहती, इतनी देर कहाँ थे, डॉक्टर आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। तो पापा ने कहा कि अस्पताल में थक जाता हूँ, घर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और कई बार ऑफिस भी जाना पड़ता है। बड़ी मम्मी चुप हो जाती। लगभग 15 दिन के बाद बेटी को डिस्चार्ज कराकर मम्मी और पापा घर आ गए। लेकिन अब बड़ी मम्मी को घर का माहौल बदला बदला सा लगा। अब मौसी काफ़ी कुछ बदली हुई सी थी। बहुत खुश रहती थी, अपने में ही मग्न रहती। अपने सजने संवरने पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता। बात बात पर पापा के साथ हंसी मजाक करती, कभी कभी कुछ गुनगुनाती, लेकिन अब बड़ी मम्मी से कन्नी काटती रहती। अब तो उनके बुलाने पर भी जवाब नहीं देती। बड़ी मम्मी सब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। जब उन्हें लगा कि पानी सिर से ऊपर ना चला जाए तो एक दिन उन्होंने पापा से कहा, प्रिया को हमारे घर आए बहुत दिन हो गए हैं, जवान लड़की है, इतने दिन घर में रखना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, उसे उसके घर भेज देते हैं। बड़ी मम्मी की बात सुनते ही पापा एकदम से बहुत गुस्से में आकर लगभग चिल्लाते हुए बोले, एक काम तो होता नहीं तुमसे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती हो, तो मुझे क्या संभाल पाओगी। वह कम से कम तुम जैसी आलसी औरत की जिंदगी तो पार लगा दे रही है, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पति को संभाल रही है। कहीं नहीं जाएगी प्रिया, यहीं रहेगी इसी घर में। यह कहकर मम्मी की कोई बात सुने बिना पापा गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गए। मम्मी की मन में बहुत सी बातें अनकही रह गई। उनके मन में आया कि कहे, आप तो इतने बड़े हैं, आपको क्या संभालना है, और फिर हम दोनों मिलकर बच्चों को संभाल ही लेंगे। लेकिन कौन सुनने वाला था यहाँ। बेचारी मन ही मन रोती रही। इस घटना के बाद मौसी बड़ी मम्मी से खिंची खिंची सी थी। एक बार भी वह बड़ी मम्मी के कमरे में नहीं आई। बड़ी मम्मी ने आवाज़ दी, प्रिया ज़रा इधर आओ मेरे पास। मौसी किचन में कुछ काम कर रही थी और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर कमरा बंद करके बैठ गई और उनके कमरे से उनकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। बड़ी मम्मी ने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। रात को पापा घर लौटे और बिना खाना खाए अपने रूम में चले गए। इधर बड़ी मम्मी को अपनी आने वाली जिंदगी का आभास हो गया था। बड़ा सन्नाटा था घर में और बड़ी मम्मी के मन में भी। इस अंदर और बाहर के सन्नाटे को वह सह नहीं पा रही थी और धीरे धीरे रो रही थी। आज घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। बड़ी मम्मी ने बच्चों को खिला पिलाकर सुला दिया और अपना बेड पर लेट गई। थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। उन्हें पता ही नहीं लगा कि रात कितनी बीत गई है। अचानक उन्हें 2 लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। बीच बीच में कोई सिसकियां ले रहा था। मम्मी धीरे से दरवाजे के बाहर निकल गई और सुना कि आवाज़ मौसी के कमरे से आ रही थी। मम्मी दरवाजे के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजे पर हल्के से हाथ रखा तो दरवाज़ा बंद नहीं था।
थोड़ा सा खुल गया। मम्मी ने अंदर का जो नज़ारा देखा, उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनका सिर बड़ी जोर से चकराया, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और किसी तरह से हिम्मत बांधकर वहीं खड़े होकर अंदर देखती रही, उनकी बातें सुनती रही। मौसी और पापा बेड पर बैठे हुए थे। मौसी लगभग पूरी तरह से पापा की गोद में बैठी थी और दोनों ने एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। मौसी बीच बीच में रोते हुए कह रही थी कि तुम ही बताओ शरद, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा जो कुछ भी है यही है। तुम्हारे बच्चों को मैंने अपने बच्चे समझकर पाला है, तुम्हारे घर को अपना घर समझकर संभाला है और दीदी को भी संभाला है। अब तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। मर जाऊंगी शरद, मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। पापा ने जोर जोर से पकड़ते हुए, और मुझे भी तुम्ही ने संभाला है प्रिया, यदि तुम ना होती तो मेरा क्या हाल होता। शिल्पी को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ या मेरी ज़रूरतें क्या है। इन 15 दिनों में तुम्हारे साथ बिताए हुए एक एक पल मेरे अंदर जोश भर देते हैं। पापा ने कहा, वैसे तो हम 2 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पिछले 15 दिनों में तुमने मुझे जो अनमोल तोहफा दिया है, हमारी इतनी नज़दीकियों के बाद अब मैं तुम्हारे बिना एक सांस भी लेने की नहीं सोच सकता। पापा यह सब कहते हुए कभी उनके गालों पर हल्के से किस करते, कभी उनके माथे को चूमते हुए तसल्ली दे रहे थे। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा है ना तुमको, मैं सब संभाल लूँगा। मौसी ने कहा, तुम पर भरोसा है तभी तो तुम्हें अपना सब कुछ बनाया है और अपना सर्वस्त्र तुम पर लुटाया है। मौसी की आंखों में गहरे प्यार का नशा देखकर पापा ने उन्हें धीरे से तकिए पर लिटा दिया और इसके आगे मम्मी से वहाँ खड़े नहीं रहा गया और वह लड़खड़ाते कदमों से आधी बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर आकर गिर गई। अब तो उनकी पूरी दुनिया ही लौट चुकी थी। बड़ी मम्मी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दिल कहता, जो कुछ भी मैंने अभी देखा है और सुना, काश मेरी आंख खुलती और यह एक सपना होता। बात यहाँ तक पहुँच गई कि यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी आंखों के सामने उनके अपनों ने ही उनकी दुनिया उजाड़ दी थी और वह बेखबर रही। इतना बड़ा विश्वासघात, यह सहन कर पाना उनके लिए असंभव था। एक बार मन में आया कि इसी समय जाकर कहीं जान दे दूं। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। लेकिन दूसरे ही पल उनकी नज़र अपने 2 नन्हे बच्चों के मासूम चेहरे पर गई। उन्होंने सोचा, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा है, मेरे बिना इन बच्चों का क्या होगा। वह दोनों तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे, खुश रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अपने ऊपर उन्हें बहुत क्रोध आया कि मैं इतनी कायर कैसी हो गई, इतनी कमज़ोर कैसी हो गई कि मैंने अपने बच्चों को छोड़कर जान देने का फैसला कर लिया। और फिर आंसू पोंछकर अपने मन में उन्होंने फैसला किया कि यह सब मैं नहीं होने दूंगी। मैं और अपने बच्चों की और ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अगली सुबह पापा मम्मी के कमरे में आए और मुस्कुराते हुए उन्हें बड़े प्यार से जगाते हुए कहा कि शिल्पी उठ जाओ, बड़ी देर हो गई है। मम्मी ने कहा, सच में बहुत देर हो गई है, काश मैं पहले जाग जाती तो आज मेरे सामने मौत की खाई न खड़ी होती। पापा ने अनजान बनते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जैसे उन्होंने कुछ समझा ना हो। मम्मी ने कहा, आज ही तो मेरी तबीयत ढंग से ठीक हुई है और आज ही मुझे अपनी भूल का एहसास भी हुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया शरद? मैंने कितना प्यार दिया था तुम्हें, क्या मेरा प्यार तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं था? तुम और प्रिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा धोखा, जिसके ऊपर इतना विश्वास किया, जिस बहन को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, अपनों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। ताज्जुब मुझे इस बात का है कि इतना सब कुछ सहकर मैं जिंदा कैसे हूँ। और सच में आज मैंने जाना कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। मैं तो अपने को बस छुई मुई समझती थी, कमज़ोर समझती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं कितनी मजबूत हूँ, जो कल रात का भयानक मंजर देखकर भी मैं जिंदा हूँ। पापा सब समझ गए और मम्मी को समझाते हुए कहा, जो होना था हो गया और अब हम सबकी भलाई इसी में है कि ऐसे ही रहो। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा और हम पांचों खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मम्मी ने गहरी पीड़ा के साथ अपने होठों पर हल्की मुस्कान लेकर कहा, कैसी खुशहाली शरद,
तुमने तो मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी को वीरान कर दिया है। अब यहाँ कोई खुशी नहीं है। यदि परिवार की खुशी और चैन चाहते हो तो आज ही प्रिया को यहाँ से जाने दो। लेकिन पापा ने दृढ़ता से उत्तर दिया कि प्रिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे साथ। महीने तक मम्मी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और पापा को समझाया, लेकिन पापा पर उसका कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे मम्मी चुप हो गई, एकदम गमगीन, बिल्कुल उदास, एक शब्द भी ना बोलती। जैसे उन्होंने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि इस दुनिया में उनके मम्मी पापा, भाई बहन और कोई भी नहीं था कि वहां जाकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। पढ़ी लिखी भी तो थी। कभी कभी मन में आता था कि तलाक ले लूं, लेकिन हिम्मत ना जुटा पाती। वह सोचती कि अकेले बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। शायद मैं अपने बच्चों को वह भविष्य नहीं दे पाऊंगी जो उनके पिता उन्हें दे पाएंगे। बच्चों की क्या गलती है, उन्हें पापा से क्यों दूर करूं? और फिर अपनी कलेजे पर पत्थर रख लिया। मौसी ने तो बड़ी मम्मी से उनका पति छीना था, लेकिन बड़ी मम्मी को इतना सदमा लगा कि उन्होंने अपनी तीज त्योहार, व्रत, उपवास, मेहमान, सजना संवरना, अपनी सारी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी अपनी सौतन के हवाले कर दिए, क्योंकि उनको बेचारी को तो अपना ही होश नहीं था। जो काम करती घंटों तक वही करती रहती, कितनी देर से एक ही काम कर रही हैं यह भूल जाती। एक खुशहाल प्यारा इंसान बेजुबान पुतला बन गया था और मौसी के पैरों में मानो खुशी के पंख लग गए। पूरे घर में तितली की तरह खुश होकर सारे काम करती और अब बड़ी ही बेशर्मी से पापा के कमरे में शिफ्ट हो गई थी और दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे थे। पापा बड़ी मम्मी की जिंदगी से कब चुपके से बाहर हो गए, इसे वह बेचारी जान ही नहीं पाई। धीरे धीरे पापा के ऑफिस में और सब जगह लोगों में चर्चा होने लग गई कि मिस्टर शरद ने अपनी साली को रखेल बनाकर अपने घर में ही रख लिया है। रखेल, हाँ, इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे लोग। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग गए। बच्चे ज़्यादा समय मौसी के साथ ही गुजारते। मौसी उनकी देखभाल भी अच्छे से करती थी। कुछ सालों के बाद मौसी के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग होने लग गई। उनको लगा कि अब जब यह बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सारी बातें अच्छे से समझेंगे और अपनी माँ को ही प्यार करेंगे और मुझे कोई तवज्जो नहीं देंगे। शायद माँ और बच्चे तीनों मिलकर मुझ पर अत्याचार ही करें और मैं घर की एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। जब आशिकी का भूत कुछ कमज़ोर पड़ने लगा तब उनको ज़िंदगी की सच्चाई नज़र आने लगी। पापा पर दबाव बनाने लगी कि हमें भी अपना एक बच्चा पैदा करना है। पापा ने मौसी को समझाया कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, पत्नी को तलाक दिए बिना तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो मौसी ने कहा कि दीदी को दे दो तलाक, और जिस तरह मैं तुम्हारे घर में बिना शादी के रह रही हूँ ऐसे ही उनको भी रख लेंगे। पापा ने उत्तर दिया कि नहीं प्रिया, मैं शिल्पी को तलाक नहीं दे सकता। उसका कोई दोष नहीं है जो उसको इतनी बड़ी सज़ा दो। कहाँ जाएगी वह बेचारी? देख नहीं रही कि उसकी क्या हालत हो गई है? और सच्चाई भी थी, क्योंकि बड़ी मम्मी अब भयानक डिप्रेशन से गुजर रही थी। वह डिप्रेशन उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। अब वह जो काम करती कई कई घंटे उसी में उलझी रहती। उनको समझ में नहीं आता कि मैं कितनी देर से इसी काम में लगी हूँ। उन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। बच्चों का खाना पीना सोना कुछ भी नहीं देख पाती। बड़ी मम्मी तो अपने में ही जीवन में उलझन में चुपचाप उलझी हुई थी। बस यही ज़िंदगी थी, ना किसी से मिलना जुलना, न किसी से बात करना, बस अपने में गुमसुम रहना। और फिर पापा के रिटायरमेंट का दिन आ गया। मौसी बड़ी ही चालाक थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे बच्चा चाहिए और अपनी बड़ी ही चतुराई से खेल खेलते हुए पापा को भनक भी नहीं लगने दी और प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद पापा को बताया। पापा ने उन्हें बहुत समझाया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और एक बच्ची को जन्म दिया। बिना विवाह के माँ बन गई। इस प्रकार से मेरा अवतार हुआ। मौसी की बच्ची यानी कि मैं, कल्पना। पापा और मौसी की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मेरी परवरिश तो मौसी कर रही थी, लेकिन मैं उन्हें मौसी ही कहती थी और बड़ी मम्मी को मम्मी कहती थी और पापा को पापा कहती थी। अपनी 16 वर्ष की उम्र तक मुझे यह पता ही नहीं चला कि मौसी मेरी मम्मी है और बड़ी मम्मी मेरी सौतेली माँ। बड़ी मम्मी मुझे प्यार करती थी,
मैं भी मम्मी को बहुत मानती थी। धीरे धीरे बहुत कुछ मेरी समझ में आने लगा। मैं और मम्मी एक कमरे में सोते थे, पापा और मौसी एक कमरे में सोते। उन्हें अपनी बड़ी होती बेटी की कोई परवाह नहीं थी कि मैं क्या सोच और समझ रही हूँ। पापा के कमरे से पापा और मौसी के हंसने और बातें करने की आवाज़ें सुनकर आज भी मम्मी को रात भर तड़पते देखा है। धीरे धीरे मैं मौसी से बहुत चिढ़ने लग गई, यह जानते हुए कि वह मेरी सगी माँ है। फिर भी मुझे उनसे नफरत होती जा रही थी। मौसी मुझ पर प्यार लुटाती और मैं उन पर गुस्सा। मुझे उनकी कोई भी बात अच्छी ना लगती। मैं यह समझती थी कि पड़ोस के लोग उन्हें क्या समझते हैं। अब सब जानती थी कि मैं मौसी की बेटी हूँ। उनके कारण मुझे भी अजीब भाव से देखा जाता। भैया और दीदी समझदार निकले, पढ़ाई करने बाहर चले गए। बची मैं, 2 बड़ी उम्र की पत्नियों और एक बूढ़े पति के साथ। मेरे पापा मेरे दादाजी जैसे दिखते थे। मैं अपने किसी दोस्त को घर नहीं लाती थी और इन सब का दोषी मौसी को मानती थी। मैं जिद्दी और चिड़चिड़ी लड़की बन गई। ये तो थी मेरे जन्म की कहानी और मेरे संघर्ष भरे जीवन का कहानी अभी बाकी है। आपके मन में विचार उठता होगा कि बीती कहानी मुझे कैसे मालूम। जब मैं बड़ी हो गई तो बड़ी मम्मी ने ये सारी कहानी मुझे सुनाया करती थी। मेरी पढ़ाई चल रही थी और भैया और दीदी दोनों ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अच्छी जॉब में आ गए। दीदी की तो मौसी से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन भैया जैसे जैसे बड़े होने लग गए अपनी माँ का दर्द उनको समझ में आने लगा। एक दिन किसी बात को लेकर भैया और मौसी की बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद से भैया ने मौसी से बात करना बंद कर दिया। उस समय उनकी पढ़ाई चल रही थी। मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए लड़ाई का कारण मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने भैया को कभी भी मौसी से बात करते हुए नहीं देखा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दीदी और भैया की शादी हो गई। दोनों अपनी अपनी जॉब और गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अब बड़ी मम्मी ज़्यादातर कभी दीदी के पास और कभी भैया के पास रहने लग गई। हमारे घर में उनका रहना काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन मैंने पापा और मौसी को कभी भी बड़ी मम्मी को याद करते नहीं देखा, बल्कि जब भी घर में रहने आती थी तो वह दोनों छोटी छोटी बातों में उनका मजाक उड़ाते थे। वैसे भी थोड़े दिन घर में रहकर वह वापस चली जाती थी। मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं पढ़ने में तो तेज़ थी, लेकिन अपने भैया और दीदी की तरह कुछ अच्छा ना कर पाई, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप से ही, अपनी पहचान से ही लड़ती रही। मैं देखने में अच्छी थी और फिगर भी अच्छा था, तो कभी सोचती कि मॉडल बन जाऊं, कभी सोचती टेलीविज़न की दुनिया में चली जाऊं, कभी सोचती एयर होस्टेस बन जाऊं। बस ऐसे ही भटकती रही और स्थिर होकर कहीं नौकरी ना कर पाई। पापा काफ़ी बूढ़े हो चले, इसीलिए जल्द ही वह मेरी शादी कर देना चाहते थे। इस प्रकार अपने ही किसी दोस्त का लड़का जो एयरफोर्स में अच्छी पोस्ट पर तैनात था, उससे मेरी शादी तय करने की बात चलने लगी। अभिनव नाम था उसका। वह जब मुझे देखने आया तो उसने मुझे बताया कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पापा तुमसे शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं। प्लीज़ तुम शादी करने से मना कर दो। लड़का अच्छा था, नौकरी अच्छी थी, घर परिवार अच्छा था। मुझे रिश्ता पसंद था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि जो लड़का किसी और को प्यार करता है उससे शादी करके अपना जीवन क्यों बर्बाद करना, तो मैंने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि जब जब जो होना है तब तब वह होकर रहेगा। बस ऐसे ही मेरे भाग्य में जो कुछ होना था, मेरे लाख कोशिशों के बावजूद वह मेरी ज़िंदगी में घटता गया। कुछ दिनों के बाद उस लड़के के पिता मेरे घर के मेरे पापा के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी का इतिहास ऐसा था कि पापा ने भी बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे मुझे समझाया बुझाया और मेरी शादी अभिनव से तय कर दी। अभिनव फिर एक होटल में मिलने आया मुझसे और बताया कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह मेरे लिए अपना धर्म छोड़ने को राज़ी नहीं है और उसको बिना धर्म बदले मेरा परिवार अपनाने को तैयार नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी।
मेरी शादी का दिन आ गया और मेरी जिंदगी में जो बवंडर आने वाला था, इसकी सूचना मुझे ईश्वर ने दे दी थी। जयमाल से पहले ही इतना भयंकर बवंडर, इतना तूफान कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरी विवाह की जितनी सजावट थी, यहाँ तक कि शादी का मंडप भी उड़ गया। आंधी तूफान और बारिश किसी तरह से रुका तो शादी विधियां संपन्न होने लगी। जयमाल हुआ और विवाह की विधि होने लगी। मैं भी अपने मन में भावी जीवन के ढेर सारे अरमान लेकर विवाह की वेदी पर बैठ गई। सिंदूरदान हुआ और फिर फेरे प्रारंभ हुए, लेकिन 7वां फेरा होते ही अभी हम अपने स्थान पर पहुंचे ही थे कि अचानक से दूल्हे के पिता यानी मेरे ससुर जी कुर्सी पर बैठे बैठे नीचे गिर गए और मेरे पति ने अपना पटका, जिससे हमारी गांठ बंधी थी, उठाकर मेरे ऊपर फेंका। वह पटका हवन कुंड में गिरकर जलने लगा। उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। बड़ी मुश्किल से मैंने और भाभी ने दुपट्टे से आग बुझाई। अभिनव दौड़कर अपने पिता को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की ओर भागे। ससुराल पक्ष के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर यह पता चला कि मेरे ससुर को हार्ट अटैक पड़ा था और उनका देहांत तो रास्ते में ही हो गया था। धीरे धीरे सारे मेहमान जा चुके थे। मेरा तो सारा शरीर सुन्न सा हो गया था, जैसे किसी ने शरीर से शक्ति निचोड़ ली हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी आगे भी मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करेगी। वही मंडप में ठसी सी मैं बैठी रही। दोस्तों, कहानी लंबी है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या हुआ, क्या अभिनव ने मुझे स्वीकार किया। अपनी कहानी की शुरुआत में जिसका नाम लिया मैंने, वह विपिन कौन है, उससे क्या रिश्ता है मेरा। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। आगे की कहानी लेकर मैं जल्दी ही अगले भाग में आऊँगी। आप मेरी कहानी को अपना प्यार व सहयोग दीजिएगा। मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।